हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय लॉरेंस कॉलबर्ग। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले हम कॉलबर्ग के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये कॉलबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे एंड इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी। ही एक्सटेंडेड जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इन्होंने जीन पियाजे ने भी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, आपको पता है, और उसी को इन्होंने एक्सटेंड करके अपनी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी बनाई। ठीक है। फैक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम चिल्ड्रंस इंटरव्यू। इन्होंने बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू लिया और उससे उन्हें जो आंसर मिले, जो फैक्ट्स मिले, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने डिफरेंट स्टेजेस में वो सब बातें डाली। ठीक है। और इनका एक हाइंस डिलेमा बहुत फेमस है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मॉरलिटी क्या होता है। ठीक है, मॉरलिटी क्या होता है, मॉरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मोरालिटी क्या होता है? जब आप ये पता कर पाते हो, जब आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो कि व्हाट इज़ गुड और इविल, सही क्या है, गलत क्या है, राइट एंड रॉन्ग। जब हम राइट या रॉन्ग में डिफरेंस पता कर पाते हैं, उसी को मोरालिटी बोलते हैं। ठीक है, क्या चीज़ करना सही रहता है, क्या चीज़ करना सही नहीं रहता है। ओके, क्या चीज़ करने से हमें पनिशमेंट मिलेगी, क्या चीज़ करने से हमें रिवॉर्ड मिलेगा, क्या चीज़ हमें करनी चाहिए कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो उसी को मोरालिटी कहते हैं। ओके, तो जो कॉलबर्ग थे, इन्होंने बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और बच्चों ने अपने वो जिस एज ग्रुप के थे उसके अकॉर्डिंगली अपने अपने आंसर दिए, उनके अकॉर्डिंगली क्या सही था और क्या गलत था। ओके, इन्होंने 10 से 16 ईयर्स के बच्चों को, लड़कों को स्पेशली, बॉयज़ को क्वेश्चन पूछे थे और टोटल 72 बॉयज़ थे। ठीक है, टोटल 72 बॉयज़ थे। अब हम जानेंगे हाइंस डिलेमा क्या है। ओके, हाइंस डिलेमा। इसमें क्या होता है, एक हाइंस एक पर्सन रहता है। ठीक है, तो उसकी वाइफ को एक हाइंस एक पर्सन रहता है। ओके, उसकी वाइफ को एक पर्टिकुलर टाइप का कैंसर हो जाता है। ठीक है, जिसका इलाज, जिसकी मेडिसिन जल्दी से अवेलेबल नहीं होती है। तो हाइंस सब जगह पूछ लेता है, उसकी मेडिसिन नहीं मिलती है। एक पर्टिकुलर केमिस्ट के पास, एक पर्टिकुलर केमिस्ट आप के पास वो मेडिसिन वो खुद बनाता है केमिस्ट। ठीक है, तो उसके पास उसकी मेडिसिन रहती है। लेकिन जब हाइंस उसके पास जाता है तो हाइंस बोलता है उसको कि मेरी वाइफ को कैंसर हुआ है, मुझे मेडिसिन चाहिए। तो वो जो केमिस्ट है ना, वो उसका 10 टाइम्स ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है। ठीक है, 10 गुना ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है। क्यों? क्योंकि वो मेडिसिन खाली उसी केमिस्ट के पास है, तो वो उसका पूरा फ़ायदा उठाता है। वो बोलता है कि ये मेडिसिन तो और कहीं मिलेगी नहीं। तो हाइंस उसको बोलता है, बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मेरी वाइफ मर जाएगी, उसे जल्दी से मुझे मेडिसिन देनी होगी और मुझे कहीं नहीं मिली। आप मुझे हाइंस के पास थोड़े बहुत जितने भी पैसे थे, हाइंस ने बोला आप ये सारे पैसे ले लो, या जितने भी जो केमिस्ट पैसे बोल रहा था, हाइंस ने बोला मैं अगर फ्रेंड फैमिली से भी मांगूंगा तो उसका आधा ही कर पाऊँगा, उतने पैसे मैं नहीं दे पाऊँगा, मेरे पास नहीं मैं जुटा पाऊँगा। लेकिन केमिस्ट मानता नहीं है। केमिस्ट बोलता है कि ठीक है, मैं किसी दूसरे को दे दूँगा। तो हाइंस के पास अब डिलेमा में फंस गया। हाँ हाइंस। ठीक है, डिलेमा क्या होती है? दुविधा, कि हम आप कंफ्यूज होते हो दो चीज़ों में। ठीक है, कि ये करें या वो करें। अब हाइंस दुविधा में पड़ गया। क्या दुविधा हुई उसके पास? दो चॉइस थी, या तो उस केमिस्ट से वो दवाई चुराता वो, ठीक है, स्टील करता, या फिर अपनी वाइफ को मरने देता। तो ऑब्वियसली वो अपनी वाइफ को मरने नहीं दिया। तो उसने क्या किया, वो नाइट में उसकी दुकान को तोड़ के उससे मेडिसिन चुरा ली और अपनी वाइफ को बचा लिया। अब जो कोलबर्ग थे, उन्होंने ये स्टोरी उन बच्चों को सुनाई। ठीक है, जो अलग अलग एज के थे, 10 से 16 साल के बच्चे थे, और उनसे इस स्टोरी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा कि हाइंस को क्या दवाई चुरा लेनी चाहिए थी या दवाई नहीं चुरानी चाहिए थी।
फिर पूछा अगर क्या पुलिस को उस केमिस्ट को अरेस्ट करना चाहिए जिससे उस जो लेडी है उसकी डेथ हो सकती थी या हो गई। और एक और क्वेश्चन पूछा था कि अगर वो लेडी स्ट्रेंजर होती तो हाइंस क्या इतनी ही क्या दवाई चुराता, क्या वो इतनी मेहनत करता अगर वो कोई स्ट्रेंजर होती। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे हाइंस ने, सॉरी कोलबर्ग ने अपने उन बॉयज़ से, और उनके डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स मिले और उसी को उन्होंने अपनी अलग अलग स्टेजेस में वो उनके रिस्पॉन्स डाले। ठीक है, मॉरल जो थ्योरी है उसके जितने भी स्टेजेस है सब में अलग अलग एज लेवल के हिसाब से जिन्होंने जो आंसर दिए बच्चों ने वो सब आंसर डाले और इससे अपनी थ्योरी बनाई। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे डिलेमास दी, उनमें हाइंस डिलेमा बहुत फेमस है। ओके, ऐसी दुविधा जिसमें आप, और दुविधा इतनी इजी नहीं होगी। ठीक है, जो डिलेमा है वो इतनी इजी नहीं होगी कि हम एक चीज़ चूज़ कर पाएंगे आसानी से कि ठीक है मैं तो ये चूज़ करूँगा, नहीं। वो ऐसा होगा कि आप दोनों ही चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। अब ऐसा कोई सिचुएशन जैसे आज आपकी जॉइनिंग है, आपने कोई एग्ज़ाम दिया है अपने करियर के लिए, आप उसमें सिलेक्ट हो गए हो, आपकी जॉइनिंग है, अगर आज आप नहीं जाते हो तो वो जॉब किसी और को मिल जाएगी। ठीक है, आपने बहुत सालों से मेहनत की है। और दूसरी जगह आपकी घर में आपकी मम्मी या पापा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और घर में कोई नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसी डिलेमा, अब आप क्या करोगे? जॉब पे जाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, नहीं आपकी इतने सालों की मेहनत ख़राब हो जाएगी, मम्मी पापा भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे डिलेमा देंगे जिसमें आप कॉम्प्लिकेटेड डिलेमा होगी, इतनी इजी नहीं होगी कि आप एक चूज़ कर लोगे। ठीक है, तो हाइंस डिलेमा बहुत फेमस है, ये स्टोरी थी हाइंस डिलेमा के पीछे। ओके, हाइंस डिलेमा क्या था? बेसिकली ओबेइंग द लॉ, लॉ को ओबे करे या सेविंग अ लाइफ, लाइफ सेव करे। ठीक है, अपने वाइफ की जान बचाए या लॉ को ओबे करे। नेक्स्ट, ये इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है, उन्होंने 6 स्टेजेस की थ्योरी बनाई, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें 6 स्टेजेस थे। ठीक है, और 3 लेवल्स थे, 3 लेवल के अंदर 6 स्टेजेस थे, एक लेवल के अंदर 2 स्टेज थे। ठीक है, एक लेवल के अंदर 2 स्टेजेस थे। एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो अगर आपको ये पूछा जाएगा स्टेजेस कितने थे तो कितने होंगे? 6 स्टेजेस थे। एंड लेवल्स कितने थे? 3 लेवल्स थे, हर लेवल के अंदर 2 स्टेज थे। ठीक है, एंड ग्रुप दीज 6 स्टेजेस इनटू 3 हायर ऑर्डर लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। ये देखो, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये है प्री कन्वेंशनल स्टेज, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। ये है लेवल, इसके अंदर ये 2 स्टेजेस है। इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, ये है कन्वेंशनल गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन। पोस्ट कन्वेंशनल सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। ये मैं थोड़ा जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, हर लेवल में 2 स्टेजेस हैं। बच्चा यहाँ से शुरू करता है सबसे नीचे से, ये, हाँ, ठीक है, टोटल 6 अवस्था है, 3 स्तर है। अब प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल लेवल जो 3 से 9 साल की एज के बच्चों के लिए होता है। इसमें क्या होता है, एक सेकेंड में इसको, हाँ, स्टेज 1 द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। स्टेज 1 का नाम है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इसमें क्या है, राइट और रॉन्ग इज डिफाइंड बाय व्हाट दे गेट पनिश्ड फॉर। ठीक है, एट दिस लेवल चाइल्ड इज रिस्पॉन्सिव टू कल्चरल रूल्स एंड लेबल्स ऑफ गुड और बैड, राइट और रॉन्ग। इसमें क्या होता है, जो बच्चे के इस अवस्था में बालक अपने से बड़ों के प्रति सम्मान दिखलाता है। ठीक है, उनकी आज्ञा का पालन करता है ताकि उसे दंड नहीं मिले, ताकि उसको पनिशमेंट नहीं मिले। उनके अकॉर्डिंगली जिस चीज़ के लिए उन्हें पनिशमेंट मिलती है वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मॉरलिटी इतनी डेवलप नहीं होती है, बस उन्हें ये पता रहता है
कि वो काम वो नहीं करे जिनके लिए उनको पनिशमेंट मिले। जो बड़ों ने बताया है, जो बड़ों ने बोला है सही है, वो काम ही करे। जो बड़ों ने बोला है गलत है, वो काम नहीं करे। अगर बड़ों के बताए अनुसार वो नहीं चलेंगे तो उन्हें दंड मिलेगा, जो वो नहीं चाहते हैं। इसीलिए वो बड़ों के बताए के अनुसार ही व्यवहार करने लग जाते हैं। ठीक है। गुड एंड बैड, लेवल्स ऑफ गुड एंड बैड। ये सही है तो ये करो। अब जैसे होमवर्क टाइम पे करना सही है तो वो होमवर्क करेंगे। ठीक है, जिसके लिए उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो उन्हें पता है, इसलिए वो होमवर्क करेंगे ताकि उन्हें पनिशमेंट नहीं मिले। ठीक है, जो राइट है वो करो, जो रॉन्ग है वो नहीं करना है। और रॉन्ग करेंगे तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा काम बच्चा नहीं करता है जिसके लिए उसे पनिशमेंट मिले। बस उनकी मॉरलिटी इस स्टेज में यही होती है। ठीक है। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, इसमें क्या आ जाती है, इसमें टिट फॉर टैट की भावना आ जाती है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर उसने मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं भी उसके साथ वैसा ही करूँगा। ठीक है। यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। ठीक है, अदला बदली की भावना आ जाती है बच्चे में। ठीक है। इस अवस्था में पुरस्कार पाने की इच्छा प्रबल रहती है। ये जो एज होती है ये 5, 6 से 8, 9 तक होती है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अगर बच्चे को कोई काम करने बोलेगा पेरेंट कि ये काम कर दो, रूम जचा दो, तो बच्चा बोलेगा ठीक है रूम जचाऊंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा। इसमें बच्चे का सेल्फ इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, वो अपना फ़ायदा देखेगा, बच्चा अपना फ़ायदा देखेगा, ऐसे ही कुछ काम नहीं करेगा। अदला बदली की भावना आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, right actions consist of that which satisfies one's own needs and the needs of others। ठीक है, right actions इसमें वही होते हैं जो बच्चे की खुद की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, दूसरों की नीड्स को भी सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है। एनी कंसर्न फॉर अदर्स इज मोटिवेटेड बाय सेल्फिशनेस, इसमें सेल्फिशनेस आता है। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि एक मम्मी है, वो अपने बच्चे को बोलती है रूम साफ़ कर दो, तो बच्चा बोलता है इसके मुझे क्या मिलेगा रूम साफ़ करने का। ठीक है, करने के बाद तो मम्मी उसको पर्टिकुलर कुछ गिफ्ट कुछ दे देती है, इंसेंटिव कुछ। सपोज़ मम्मी उसको उसकी फेवरेट पेस्ट्री दिला देती है या चॉकलेट देती है, तब वो फटाफट रूम साफ़ कर लेता है। ठीक है, तो उसका सेल्फिशनेस भी पूरा हो गया, उसको उसकी फेवरेट चीज़ मिल गई खाने को और रूम भी साफ़ हो गया, तो मम्मी भी सेटिस्फाई हो गई और बच्चा भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो इस स्टेज में मोरालिटी यही होती है, टिट फॉर टैट। ठीक है। नेक्स्ट, कन्वेंशनल लेवल। अब हम कन्वेंशनल लेवल के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बालक समाज तथा समाज के नियमों, परंपराओं आदि को समझने लग जाता है। ठीक है, इसके पहले प्री कन्वेंशनल में उसे ये सब कुछ समझ में नहीं आता है, रूल्स लॉज कुछ समझ में नहीं आता है। जो पेरेंट्स बोलते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली उनकी मोरालिटी उसी पे डिपेंड होती है। लेकिन कन्वेंशनल में वो समझने लग जाता है और इसके आधार पर ही वो अपने काम करने लग जाता है और उनके अनुसार ही सही व गलत का निर्णय करता है, लॉज एंड रूल्स के हिसाब पे। ठीक है, तो थर्ड स्टेज है इंटरपर्सनल कॉन्फिडेंस और गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। ये इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली स्टेज के नाम से भी क्वेश्चन आते हैं कि गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन कौन सा स्टेज है। ठीक है, तो आपको बताना है स्टेज 3। ओके, इसमें क्या होता है, गुड बिहेवियर इज़ दैट विच प्लीजेज और हेल्प्स अदर्स एंड इज़ अप्रूव्ड बाय देम। इसमें गुड बिहेवियर बच्चा सोचता है कि अच्छा बिहेवियर वही है जिससे बड़े खुश होते हैं। ओके, और फिर बच्चे की मोरालिटी उसी पे डिपेंड करती है, फिर वो वही काम करता है। अब जैसे कोई टीचर, अब जैसे बच्चा होमवर्क करेगा, ठीक है, तो उसे लगता होमवर्क करेगा तो टीचर बोलेंगे बहुत अच्छा, वेरी गुड, पेरेंट्स भी बोलेंगे बहुत अच्छा, वेरी गुड, तो वो उसके लिए वो चीज़ अच्छी है, वो फिर अपना होमवर्क करेगा। ठीक है, इस दौरान वे ये समझने लगते हैं कि समाज में के कुछ कार्यों को प्रशंसनीय माना जाता है जबकि कुछ को निंदनीय। ठीक है, कि ऐसे काम जो समाज अप्रूव करता है जिसको, वो काम करने चाहिए और जो अप्रूव नहीं करता है वो काम नहीं करने चाहिए। ठीक है,
जो अच्छे काम है जिसके लिए सब उन्हें अच्छा बोलेंगे कि बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा काम किया, वो वही काम करते हैं। और कुछ काम जो सही नहीं होते हैं उसके उनके अकॉर्डिंगली, बच्चे के अकॉर्डिंगली, समाज के लिए वो नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। एक सेकेंड। हाँ, एंड मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये अवस्था है, ये 12 से 13 साल से स्टार्ट होती है, जिसको हम किशोरावस्था कहते हैं। इसमें बच्चा ये समझ जाता है कि समाज में अलग अलग विशेषताओं वाले लोग रहते हैं। ठीक है। एंड ब्लाइंडली एक्सेप्ट करता है रूल्स एंड कन्वेंशंस। ओके। वो मानता है कि नियम एंड कानून, जो लॉज एंड रूल्स बने हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। यदि उसको फॉलो नहीं करेंगे तो सामाजिक व्यवस्था बिगड़ सकती है, और जिसके परिणाम एंड प्रभाव सभी पर प्रभावी होंगे, सब पर पड़ेगा, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस सबको उठाने पड़ेंगे। ठीक है। इसीलिए वो नियम एंड रूल्स को फॉलो करता है। अब जैसे ट्रैफिक, अगर स्टॉप की सिग्नल आ गया तो वो रुक जाना, ट्रैफिक रूल्स को मानना। ओके। ये जो टैक्स वगैरह, नहीं टैक्स वगैरह तो नहीं, मतलब जो भी रूल्स है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना। ठीक है। ये सब चीज़ें वो रूल्स वगैरह मानने लग जाता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, नैतिक व्यवहार जो परंपरा व कानूनों का पालन करने से संबंधित है। उसे लगता है मोरालिटी वही है जब आप रूल्स एंड लॉज फॉलो कर रहे हो, अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो वो गलत है। ठीक है। नेक्स्ट, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जो अडल्टहुड से स्टार्ट होता है। ठीक है। यह उच्चतम स्तर माना जाता है। ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, उच्चतम, सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट माना जाता है। इसमें क्या होता है, लेकिन एक और चीज़, सभी व्यक्तियों का जो मॉरल डेवलपमेंट होता है, मॉरल रीजनिंग होती है, वो इस स्तर तक नहीं पहुँचे ये ज़रूरी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो नैतिक निर्णय के उच्चतम स्तर पर कभी नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है। वो पहले ही रह जाते हैं। ठीक है। जो हाईएस्ट लेवल है वहाँ तक नहीं पहुँचे, वो पहले ही लेवल में रह जाते हैं। ओके। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति समाज की परंपराओं या रूढ़ियों से हटकर किसी भी विषय के बारे में तटस्थ रूप से मानवता के आधार पर निर्णय लेता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वह यह समझने लगता है कि जो रूल्स है, लॉज है, ज़रूरी नहीं वो अच्छे के लिए है। उसको ये समझ में आ जाता है कि लॉज एंड रूल्स में भी कमियां हो सकती है, उनको भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है। गवर्नमेंट ने बनाया है तो इसका मतलब नहीं है, कुछ कुछ ऐसे होते हैं रूल्स, जो लॉज जो लोगों की भलाई के लिए नहीं होते हैं, जिनमें कमियां होती है, तो उसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है। इसमें बच्चे की मॉरलिटी इस पे डिपेंड रहती है, और ये समझ इस लेवल में आ जाती है। ठीक है। तो इसकी दो अवस्थाएं होती हैं, एक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन। इसमें राइट और रॉन्ग इज डिटरमिन्ड बाय पर्सनल वैल्यू। ठीक है। इसमें इसी स्टेज में जो हाइंस डिलेमा थी, उसमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ब्रेकिंग द लॉ अगेंस्ट स्टीलिंग। ठीक है। तो वो स्टीलिंग, आपको पता है, चोरी करना एक गलत बात है, उसके लिए पनिशमेंट मिलती है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। तो हाइंस, अब ऐसी सिचुएशन है, उसको अपनी वाइफ की जान बचानी थी। अब जान बचाना लॉ को ब्रेक करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए भले ही उसको सज़ा मिले, उसने अपनी वाइफ की जान बचाई, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो इस स्टेज में बच्चा इस मोरालिटी की यह समझ लेता है कि कुछ चीज़ें लॉज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब आप किसी की जान बचा रहे हो या लॉ फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली हम किसी की जान बचाएंगे। ठीक है। तो लॉज को भी, ऐसे लॉज को चेंज किया जा सकता है जिससे लोगों का भला नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इसमें ये सोच आ जाती है। व्यक्ति उन नियमों का आदर तथा पालन करते हैं जो उन्हें सही लगते हैं, जो उन्हें लगता है लोगों की भलाई के लिए। इसके अलावा अगर जो उन्हें लगता है लोगों की भलाई के लिए नहीं है तो उसका वो पालन नहीं भी करते हैं। ठीक है। तो जो लोगों की भलाई के संवैधानिक तथा प्रजातांत्रिक सहमति से बने नियमों के अलावा व्यक्तिगत मूल्यों तथा दृष्टिकोण को भी महत्व देते हैं। ठीक है। इस स्टेज में नेक्स्ट, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है,
डीपली हेल्ड मॉरल प्रिंसिपल विच आर सीन मोर इम्पॉर्टेंट देन लॉस। इसमें क्या होता है, एकदम एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करता है, उस स्टेज पे चला जाता है, ठीक है। इसमें वो एक मासेस का भला देखता है, बहुत सारे लोगों का भला देखता है, ठीक है। ऐसा नहीं है 1-2% के लिए नहीं, बहुत सारे जो लॉज है वो ज़रूरी नहीं है कि सबके भले के लिए बने हों। इसमें अब जैसे गांधी जी थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों का भला सोचा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं, ठीक है, जो दूसरों के भलों के लिए अपनी जान भी देने को तैयार थे। तो इसमें ऐसे लोग आते हैं जो जो नंबर ऑफ सी ऑफ पीपल के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं जिनसे उनका भला हो, ठीक है। अब जैसे वो थे एक गांधी जी है, भगत सिंह को ले सकते हैं हम, झांसी की रानी को ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों ने, जिन्होंने, एक मार्टिन लूथर को ले सकते हैं, जिन्होंने वो ब्लैक जो पीपल थे उनके लिए लड़े वो। तो ऐसे लोग आ जाते हैं जो एक बहुत सारे लोगों के लिए जो ऐसा कुछ काम करते हैं और अपनी जान की भी बाजी लगा देते हैं। वो ऐसा नहीं सोचते हैं, जान भी उनके लिए छोटी होती है, लोगों की भलाई होनी चाहिए, उनका अच्छा करने के लिए वो कुछ भी कर जाते हैं, ठीक है। तो इस लेवल में ऐसी थिंकिंग आ जाती है, ओके। एंड इनकी थ्योरी को बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, क्योंकि इन्होंने खाली बॉयज़ को ही रखा अपनी थ्योरी में, ठीक है। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।